तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्त आप लोगों का 2021 में ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें थे और टोटल 100 मार्क के ये सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन दोस्त एक एक नंबर का पूछा गया था और टोटल टाइमिंग जो मिली हुई थी वो 2 घंटे की मिली हुई थी। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट किया है दोस्त, ये प्रथम शिफ्ट में मतलब फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, जिसका पेपर कोड मैंने सिलेक्ट किया है पेपर कोड ए। ठीक है, ये पेपर कोड मैंने लिया है ए वाला। तो दोस्त, इसमें जितने भी 100 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे पूरे विस्तार रूप से। हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, हर एक क्वेश्चन का पैटर्न समझेंगे किस टाइप का क्वेश्चन दोस्त 2021 के पेपर में आया हुआ था और किस मतलब इसी के बेस्ड पे दोस्त, इसी के आधार पे आप लोगों का 2022 में भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को एक अनुमान लग जाएगा कि 2022 में जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि ताकि आप लोगों को 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप लोगों को अंदाज़ा लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आके बन सकते हैं आप लोगों के यूपी पेट 2022 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग बाकायदा एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन और किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पर आप लोगों का इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है कि मतलब 1 से अंतिम क्रमांक 100 तक सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित है। ठीक है, 1 से 16 तक यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद से आप लोग पढ़ लोगे, ऐसे प्रत्येक उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा, मतलब 1/4 जो है यहाँ पर माइनस मार्किंग थी इस क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है मतलब कि ऑफलाइन पेपर था तो काले नीले बाल पॉइंट पेन का यूज़ करना था। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये पेपर कोड मैं फिर से बता दे रहा हूँ दोस्त, ये फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। ठीक है, जिसका पेपर कोड मैंने लिया है, पेपर कोड जो मैंने लिया है वो ए लिया है। ओके, ए वाला पेपर कोड मैंने यहाँ पर लिया है, तो इसको मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा। दोस्त, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज हो सके और इसका पैटर्न मतलब 2021 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन सारे आए हुए थे ना, वो पैटर्न आप लोग पकड़ पाओ ताकि आप लोगों का यूपी पेट 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर दिया गया है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है शेरशाह सूरी, सेकंड अकबर, थर्ड अलाउद्दीन खिलजी, फोर्थ इल्तुतमिश। तो इनके काल क्रमानुसार के अनुसार यहाँ पर इनको व्यवस्थित करना है कि मतलब पहले सबसे पहले कौन सा शासक आया हुआ था, उसके बाद कौन सा है। ठीक है, तो ये हमको सेट करना है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का नीचे जैसे ही आओगे आप लोग, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है A B C D। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्त, जो शेरशाह सूरी थे इनका जो कालक्रम है वो है दोस्त आप लोगों का 1540 से लेकर 1545 तक। ये इनका जो काल क्रम है, इनका जो टाइमिंग है वो 1540 से लेकर 1545 तक ये शासन किए शेरशाह सूरी। अगर मैं अकबर की बात करूं, यहाँ पर अकबर की अगर मैं बात करूं तो अकबर ने शासन कितना किया, तो 1556 से लेकर आप लोगों का 1605 तक इसने राज किया, इसका शासन काल रहा। उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करूँ तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये आप लोगों का 1296 इनका जो कालक्रम रहा, ये 1296 रहा। उसके बाद से इल्तुतमिश कब आए, तो इल्तुतमिश जो है 1211 में आए थे। ठीक है, 1211 में आए थे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले कौन शासक आया था, तो यहाँ पर देख सकते हो 1211, 1215 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर इल्तुतमिश 1211 वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नंबर पे 4 हो जाएगा। उसके बाद से सेकंड वाला या ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 1296 में कौन आया था, अलाउद्दीन खिलजी, तो थर्ड हो जाएगा उसके बाद से। तो यहाँ पर आप लोगों का थर्ड हो जाएगा। उसके बाद से कौन आया था, तो यहाँ पर दोस्तों ये 1556 है और ये 1540 है, तो 1540 वाला पहले होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शेरशाह सूरी फर्स्ट वाला पहले हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर सेकंड वाला आप लोगों का आ जाएगा। तो 4312 यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 4312, ये वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है
निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर तुकाराम दिया है, बी चैतन्य, सी नामदेव, डी शंकराचार्य। तो दोस्त मैं बता दूं, जिस जिस क्वेश्चन को लगेगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, और बाकी मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को मैं बताते हुए चलूँगा। और यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, उसको बाकायदे इस वीडियो में मैं सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तो दोस्त आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, ओके, ताकि आप लोगों को पैटर्न पता चल सके कि हर एक क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ओके। तो यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि मतलब संत शिवाजी के समकालीन कौन थे, तो तुकाराम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, तुकाराम। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्त 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत यहाँ पर 1774 में बंगाल में 1774 में क्या हुआ था, यहाँ पर इनको पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके पहले ये 1772 से लेकर 1774 तक ये गवर्नर पद पे ये आसीन थे। और जब यहाँ पर दोस्त 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो इसके तहत ये 1774 में इनको जो है भारत का, यहाँ पर आप लोगों का बंगाल का पहले गवर्नर जनरल ये यहाँ पर नियुक्त होते हैं। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है चरक संहिता संबंधित है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का राजनीतिक है, और सेकंड चिकित्सा है, वास्तुकला है, गणित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्त आप लोगों का ये चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है, ये चिकित्सा से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है 261 BC में कलिंग युद्ध, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। 261 ईस्वी में यहाँ पर कलिंग युद्ध जो है यहाँ पर 261 में ही हुआ था। मतलब कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, जो कि दोस्त मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच हुआ था ये कलिंग युद्ध, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल राइट आंसर है। बी वाला है यहाँ पर आप लोगों का 78 ईस्वी में, मतलब यहाँ शक संवत की शुरुआत हुई थी, तो सही बात है, ये भी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत जो किया था, किसने किया था? कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने इसको शुरू किया था, शक संवत की शुरुआत यहाँ पर 78 ईस्वी में। तो यहाँ दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी भी राइट हो जाएगा। सी वाला है 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत होती है, तो ये भी आप लोगों का राइट है। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी यहाँ पर 1709 ईस्वी में दिया है, तो ये 1709 ना होके यहाँ पर 1707 होगा, ठीक है, 1707 होगा। 1707 में यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो इसलिए ये वाला गलत है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया है इनमें से किस भारत के मतलब इनमें से किसे भारत का ये ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी हैं, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ये वाला दादा भाई नौरोजी, जो कि दोस्त ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया है सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू किए गए? तो फर्स्ट यहाँ पर जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ठीक है, यही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के समय में 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए थे यहाँ पर 1915 से लेकर 16 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा नेक्स्ट पेज पे। तो ये यहाँ पर मिलान करना है दोस्त, तो यहाँ पर हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रह समाज है ना, तो ब्रह समाज यहाँ पर जैसे ही आप लोग नीचे देखोगे ये रहा आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मिलान करना रहता था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से हमको यहाँ से सेट करना रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का एक मिनट,
यहाँ पर हिंदी वाले सेक्शन में आते हैं तो ब्रह समाज है ना 8वां का। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ब्रह समाज का हो जाएगा राम राय, सॉरी यहाँ पर राम मोहन राय, ये ब्रह समाज के हो जाएंगे, राम मोहन राय से कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, ए का यहाँ पर 3 होगा। यहाँ पर इंग्लिश वाले में हम लोग आते हैं, ए का आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए का आप लोगों का 3 हो जाएगा, ठीक है, राम मोहन राय ब्रह समाज। उसके बाद से यहाँ पर बी वाला जो है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का आप लोगों का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। उसके बाद से आर्य समाज, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है तो 3131 यहाँ पर 2 वाला दिया है, 2 ऑप्शन ऐसे दिए हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। तो यहाँ पर दोस्त ये भी 2 है, तो अभी यहाँ से कंफर्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर दोस्त सत्य शोधक समाज का जो है इसको मतलब किसने लाया था, तो ज्योतिबा राव फूले ने, ज्योतिबा राव फूले, ये 5वें से कनेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्त जो राइट आंसर होगा दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्त यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ दिया है करो या मरो का नारा किसने दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा करो या मरो का नारा किसने दिया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा यहाँ पर दिया था, ठीक है। ये स्लोगन किसका है, तो महात्मा गांधी जी का ये स्लोगन है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो यहाँ पर दोस्त मैं बता दूं, जब सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले दोस्त 1938 में, सबसे पहले 1938 में ये हरिपुरा में कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस 1938 में सर्वप्रथम ये हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। पुनः जो है ये 1939 में ये त्रिपुरा के अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए थे। उसके बाद से यहाँ पर इनका गांधी जी से कुछ मतभेद हो जाता है जिसकी वजह से ये इस्तीफा दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। उसके बाद से इस पद का प्रस्ताव उसके बाद से किसे सौंप दिया जाता है, तो मैं बता दूं दोस्त आप लोगों का जवाहरलाल नेहरू नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया जाता है ये पद, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 10वीं का सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है ये पूछा था। तो मैं बता दूं दोस्त ये चिनाब नदी पर ये सलाल पन बिजली परियोजना स्थित है, जो कि दोस्त जम्मू एंड कश्मीर में ये नदी है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में ये चिनाब नदी है, ठीक है। तो यहीं पर आप लोगों का सलाल पन बिजली परियोजना स्थित है इसी नदी पर, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है बसंत विषुव होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 21 मार्च को, सेकंड है 18 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। तो दोस्त बसंत विषुव जो होता है दोस्त यहाँ पर आप लोगों का 21 मार्च को होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा 21 मार्च, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का 21 मार्च आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्त यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सूर्य जब लंबवत चमकता है, ठीक है। 21 मार्च को ही यहाँ पर वसंत विषुव के ही दिन यहाँ पर जो 21 मार्च है इसी के दिन जो सूर्य होता है, सूर्य, ठीक है, ये भूमध्य रेखा पर सीधे चमकता है, भूमध्य रेखा पर सीधे चमकता है। और संपूर्ण विश्व में इसी दिन जो है रात और दिन दोनों बराबर होते हैं, रात और दिन दोनों बराबर होते हैं 21 मार्च के ही दिन। तो इसलिए यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जस्ता इस्पात तांबा एल्यूमिनियम। तो मैं बता दूं जो खेतड़ी में आप लोगों का तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पर दोस्त खेतड़ी परियोजना आप लोगों का तांबे से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का स्थित है कहाँ पे, तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी असम में। ओके, यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। असम में काजीरंगा उद्यान स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो यहाँ पर कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, यहाँ पर 4 नदियां दी गई हैं। तो दोस्त मैं बता दूं, यहाँ पर जो हिमालयी नदी तंत्र की जो नदियां हैं वो हो जाएंगी आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सेकंड एंड थर्ड, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्त हिमालयी नदी तंत्र की ये दोनों नदियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है बैंक दर का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ये बिल्कुल गलत है। अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ये भी गलत है। सी है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, ये भी गलत है। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही बैंक दर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो अगर दोस्त आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे अपने, तो यहाँ पर दोस्त इसका जो साख सर्जन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो दोस्त जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं दोस्त, प्राइवेट में जो आते हैं निजी अधिकार में, यहाँ पर जो निजी अधिकार दिया है, निजी अधिकार में कौन आते हैं। तो दोस्त पूंजीवादी यहाँ पर निजी अधिकार में आते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में। तो दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा यहाँ दोस्त, रुपए पर जो हस्ताक्षर होता है अलग अलग रुपए के अलग अलग पैसों के नोट पे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त किसका हस्ताक्षर होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है दोस्त। तो यहाँ पर पूछा गया था 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। तो मैं बता दूँ दोस्त, जो 100 रुपये का नोट है उस पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। लेकिन अगर पूछ ले दोस्त 1 रुपये के नोट पे, 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये का जो नोट होता है दोस्त, उस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है, उस पर वित्त सचिव का होता है। ठीक है, हमारे भारत के वित्त सचिव का इस पर जो है हस्ताक्षर होता है। तो दोस्त 1 रुपये के नोट का अगर पूछे तो आप लोग वित्त सचिव को टिक करके आइएगा। ठीक है, और बाकी 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो आरबीआई के गवर्नर का। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। ये फेमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो इस बार हो सकता हो फेरा का पूछ लें। तो यहाँ पर दोस्त फेमा का दिया है, फेमा का जो पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर दिया है फर्स्ट वाला फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, सेकंड है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एंड सी है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, डी है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो मैं बता दूं दोस्त, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा फेमा का फुल फॉर्म वो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, यहाँ पर फेमा का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यहाँ पर फेमा का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर पूछ ले आप लोगों से दोस्त फेरा का फुल फॉर्म क्या होगा, फेरा। ठीक है, फेरा का फुल फॉर्म क्या होगा। तो फेरा का जो फुल फॉर्म होता है दोस्त वो होता है आप लोगों का फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ FOREIGN फॉरेन एक्सचेंज EXCHANGE फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद से रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन। यहाँ पर दोस्त आप लोग यहाँ पर इस थोड़ा राइटिंग सही नहीं बन पा रही है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यहाँ पर इसका फेरा का आप लोगों का फुल फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो इस बार पिछली बार फेमा का पूछा था, तो इस बार हो सकता हो फेरा का पूछ ले। तो दोस्त आप लोग फेरा का भी जो है आप लोगों को पता चल गया कि फुल फॉर्म फेरा का क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये फेरा का फुल फॉर्म होता है। बाकी फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर दोस्त दिया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो यहाँ पर दोस्त जन स्वास्थ्य और स्वच्छता की अगर मैं बात करूँ तो ये दोस्त राज्य सूची में शामिल है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्त, ये आप लोगों का 4 ऑप्शन दिया गया है। मूल अधिकार, फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का दे रखा है मूल अधिकार, सेकंड है मौलिक कर्तव्य, सी है राजनीति के निर्देशक तत्व, और उसके बाद से यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये डीपीएसपी का पार्ट है, हमारे राजनीति के निर्देशक तत्व का एक पार्ट है। यहाँ पर भारत के पंचायती राज व्यवस्था जो है किसके अंतर्गत रखी गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है। एक मिनट, यहाँ पर दे रखा है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो दोस्त मैं बता दूं, यहाँ पर जो शिक्षा का अधिकार है वो आप लोगों का संबंधित है यहाँ पर अनुच्छेद 21A से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A से रिलेट है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था संविधान सभा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोगों का दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 जो है ये भारतीय संविधान के में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 29। तो यहाँ पर दोस्त आर्टिकल 29 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है ठोस चालक में धारा जो वाहक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्त यहाँ पर प्रोटॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन दे रखा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो जो ठोस चालक में जो धारा प्रवाहित होते हैं वो क्या होते हैं मेनली, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो यहाँ पर एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, ये बिल्कुल गलत होगा। और एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई, ध्वनि नहीं प्रकाश द्वारा चली गई अगर दूरी होती तो ये बिल्कुल सही होता। तो यहाँ पर ध्वनि दिया है तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। ठीक है, तो यही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो मैं बता दूं दोस्त, ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है CaOCl2 मीन्स कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है CaOCl2। ठीक है, रासायनिक फार्मूला आप लोगों का CaOCl2 है और इसका जो रासायनिक नाम है वो है दोस्त कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर का। उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं 60%, 75%, 80% और 100%। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो आप लोगों का 18 कैरेट जो सोना होता है, 18 कैरेट वाला जो सोना होता है उसमें जो सोने की मात्रा होती है वो 75% होती है। ठीक है, 75% होती है। अगर यहाँ पर अगर पूछ लिया होता 22 कैरेट सोने में कितना जो है सोने की मात्रा होती है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्त 91.67% ये 22 कैरेट सोने में सोने की मात्रा होती है। अगर पूछ लेता दोस्त यहाँ पर 24 कैरेट मतलब 24 कैरेट सोने में सोने की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें 100% सोने की मात्रा होती है। तो इससे आप लोगों को तीनों कंफर्म हो गया होगा। अगर अगली बार पूछे, इस बार एग्जाम में पूछ ले यहाँ पर 22 कैरेट सोने में कितने सोने की मात्रा होती है तो ये बताइएगा, 24 कैरेट में पूछ ले तो 100% बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है दोस्त 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है, तो यहाँ पर 75% आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है संतरे में बहुतायत में होता है।
तो संतरे में बहुतायत मात्रा में आप लोगों का विटामिन सी होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों का मैथ सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 31, ये रहा आप लोगों का। रूट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, उसके बाद से अपान 196 इक्वल टू 72/56 दे रखा है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक यहाँ पर जो चिन्ह दिया है, इसकी जगह पर क्या आएगा, ये इसने पूछा है मेनली। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह को हम लोग x मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं। उसके बाद से यहाँ नीचे 196 कर लेते हैं। 1 मिनट, इसको मैं अब से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। रूट में x/196 इक्वल टू 72/56, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो रूट है अगर इधर आएगा तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से जो रूट है वो हट जाएगा, ठीक है। अब जो 72 का पूरा का स्क्वायर है, तो यहाँ पर दोस्त मैं नीचे लिख दे रहा हूँ x/196 इक्वल टू 72 का हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे, तो 72 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर मैं 72 × 72 2 बार लिख दे रहा हूँ, नीचे 56 × 56 2 बार लिख दे रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पर 196 को यहाँ पर ऊपर ले आता हूँ हम लोग, यहाँ पर 196 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से जब हम लोग काटा पीटी करेंगे तो यहाँ पर दोस्त ये दोनों कट जाएगा। आप लोगों का 56 से 72 आप लोगों का जब कटेगा तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 9 ऊपर, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर नीचे 7, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर 9 81 हो जाएगा इंटू 196 अपान में 7×7 = 49, ठीक है। 49 से ये 196 आप लोगों का कितनी बार में चला जाएगा, 1 मिनट, 7×7 है, तो यहाँ पर 49 से 196 आप लोगों का 4 बार में जाएगा, ठीक है, 4 बार में जाएगा। और 81 × 4 आप लोग जब करोगे, 81 × 4 चलिए कर लेते हैं, तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, 81 × 4, तो 4 × 9 4 हो जाएगा, 4/32 हो जाएगा, तो 324 आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये पूछा था इससे, तो यहाँ पर 32 नंबर ये पूछा था 885 × 885 यहाँ पर 3 बार जो है मल्टीप्लाई किया, प्लस उसके बाद से 115 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं बता दूं, 885 को आप लोग क्या मान लोगे, ए, और 115 को आप लोग क्या मानोगे, बी, ठीक है। अब इससे जो है आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 885 को मैंने माना ए, तो यहाँ पर दोस्त ए 3 बार है, तो यहाँ पर ए का क्यूब हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 115 को मैंने माना बी, बी भी यहाँ पर 115 भी 3 बार है, तो बी का क्यूब हो जाएगा। नीचे है यहाँ पर 885 2 बार है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 115 2 बार है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 885 × 115 है, तो ये ए बी हो जाएगा, ओके। अब a + b, a क्यूब प्लस बी का जो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये होता है आप लोगों का एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में आप लोगों का हो जाएगा a² + b² माइनस ab। ये आप लोगों का a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है। बाकी नीचे आप लोगों का दे रखा है a² + b² माइनस ab। तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a + b, a + b बचा। a को मैंने क्या माना था, यहाँ पर अब से मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बचा क्या था, a + b। तो a को मैंने क्या माना था, 885, और b को मैंने क्या माना था, 115, ठीक है। तो अब जब इसको हम लोग ऐड करेंगे 885 और 115 को, तो 5 × 5 = 10 हो जाएगा, 0 हाथ में आया 1, और 8 × 1 = 9 हो जाएगा, 1 9 1 कितना हो जाएगा, 10, तो 0 हाथ में आया 1, 8 × 1 = 9 1 10। तो यहाँ पर दोस्त आप लोग का 1000 आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दोस्त ये प्रमेयीकरण का ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर दोस्त जो दे रखा है, यहाँ पर नीचे आप लोग का √5 प्लस √3 है, तो आप लोग यहाँ पर जो ऊपर दे रखा है ना, इसी से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्त √5 माइनस √3 अपान में यहाँ पर √5 माइनस √3 हो जाएगा। उसके बाद से इसको जब हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो 5 ही बचेगा। उसके बाद से 5 का यहाँ पर 3 में √5 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस में √15 हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्त रूट 3 का, यहाँ पर रूट 3 में, यहाँ पर रूट 3 का रूट 3 में ऐड जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, आप लोगों का आ जाएगा माइनस माइनस है, तो यहाँ पर आप लोगों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर प्लस होगा, तो प्लस में 3 हो जाएगा। उसके बाद से जब हम इससे 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जो है आपका रूट में 15 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब नीचे जो हम लोग ऐड करेंगे जब ये इसका यहाँ पर एक तो है रूट में 5 माइनस रूट 3 और नीचे एक में रूट 5 प्लस रूट 3 है। तो यहाँ पर दोस्त ये आप लोगों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला है। तो यहाँ पर दोस्त रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस बी, यहाँ पर मतलब कि रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या था, यहाँ पर था आप लोगों का रूट में, एक मिनट यार यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, सही बन नहीं पा रहा है, इसको थोड़ा मैं जूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो रूट में 5 माइनस रूट में 3 और यहाँ पर नीचे रूट में 5 माइनस रूट में 3, तो यहाँ पर आप लोगों का ऊपर हो जाएगा 5 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, और आप लोगों का 5 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो रूट में 15 हो जाएगा। उसके बाद से 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में रूट 15 हो जाएगा। नीचे आप लोगों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है तो 5 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब जब हम लोग यहाँ पर 5 को 3 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ पर माइनस 15 रूट में 15 और माइनस रूट में 15 को ऐड करेंगे तो 2 रूट 15 आ जाएगा, ठीक है। और अपान नीचे यहाँ पर 5 से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार में, और यहाँ पर ये अलग में है तो यहाँ पर दोस्त 2 रूट 15 अपान 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्त आप लोग का रूट 15 बच जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर निकल के आएगा वो 4 माइनस रूट में 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 माइनस रूट में 15, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये दिया है, टीवी सेट का मूल्य दे रखा है 30%, घटाने पर उसकी बिक्री जो है 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हम लोग मान लेते हैं टीवी सेट का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 100 रहा होगा। अब यहाँ पर दोस्त 30% इसके मूल्य को घटा रहे हैं तो यहाँ पर 70/100 हो जाएगा। उसके बाद से जब 30% घटा रहे हैं तो उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो मतलब कि 120% हो गया, 120/100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्त 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल, उसके बाद से 100 से ये कैंसिल हो गया, ओके। अब बचा क्या, तो 12 सत्ते, यहाँ पर 12 और 7 बचा तो 7 दूना 14, 4 और हाथ में आया 1, 7 1 7 1 8, मतलब कि यहाँ पर दोस्त 84 जो है इसके आय में उसका आय क्या प्रभाव पड़ा, पहले 100 था तो अब 84 हो गया, तो क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर दोस्त 100 से 84 आप लोगों का 100 से 84 माइनस करेंगे तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का -16 आएगा। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 16% यहाँ पर घट रहा है, तो इसलिए यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र जो है वो 18.5 वर्ष है। तो पहले हम लोग इसका टोटल जो चारों खिलाड़ियों का टोटल आयु है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 4 खिलाड़ी है, औसत उम्र 18.5 दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 18 × 5 मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे, 18 × 5 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो निकल के आएगा, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, 1 मिनट, 18.5 इंटू में 4, 4 5 20, 0 हाथ में आए 2, 8 चौको 32 और 2 34, 4 हाथ में आए 3, 4 एक नंबर 4 3, आप लोगों का हो जाएगा 4 3 7, तो यहाँ पर 74 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 74 आप लोगों का आ गया। उसके बाद से दिया है कोच की उम्र भी इसमें अगर शामिल की जाए तो अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो दोस्त जो आप लोगों का 18.5 है इसका जब 20% आप लोग निकालोगे, 20% आप लोग जब निकालोगे तो आप लोगों का आएगा 3.7 इंटू 2, सॉरी 6 आएगा ना। यहाँ पर इसका 1 मिनट हम लोग निकाल लेते हैं। 18 × 5 18 × 5 इंटू आप लोगों का 20%
मतलब कि 120% अपान 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों का ये 20 ही रहने देते हैं। अब 10 से जब हम लोग इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 5 से इसको कट कर लेते हैं, 5 दूना 10 और यहाँ पर 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 16 17 5 एक 5 7 35 हो जाएगा और ये 2 छक्क 12 हो जाएगा। अब मतलब कि 3.7 इंटू 6 होगा। तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 42, 2 हाथ में आए 4, 6 3 18 19 20 21 22, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 22.2, 6 7 42, 2 हाथ में आए 4, 22.2 आ गया ना। तो यहाँ पर दोस्त 22.2 आ रहा है। औसत वृद्धि कितनी हो रही है 22.2 की, तो 20% बढ़ रहा है। तो 22.2 मतलब कि यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे हम लोग 22.2 आ रहा है, तो यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रही है 22.2 की। तो यहाँ पर दोस्त इस पहले कितने थे 4 खिलाड़ी थे, अब कितने हो गए 5। तो 22.2 में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो 5 दूना 10, 0 हाथ में आया 1, 5 दूना 10 1, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 5 दूना 10 1 11, ठीक है। तो आप लोगों का आ जाएगा 111, 111 आ गया। तो यहाँ पर दोस्त कोच की उम्र हमको बतानी है। पहले कितना था, पहले कितना था आप लोगों का 74 था, पहले कितना था 74। अब 74 से कितना बढ़ रहा है 111, तो 74 में हम लोग कितना ऐड करेंगे 26 इधर हो जाएगा और 26 11 कितना हो जाएगा आप लोगों का 6 1 7 और 2 1 3, तो 37 वर्ष आप लोगों का कोच का उम्र निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी सेक्शन से अब क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर हिंदी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है एकल का विलोम शब्द क्या होगा। तो एकल का जो विलोम शब्द होता है दोस्त यहाँ पर दिया है बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला। तो यहाँ पर एकल का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बहुल। एकल का जो विलोम शब्द होगा वो बहुल होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, दर्प का पर्यायवाची यहाँ पर इसने पूछ रखा है। तो दर्प का पर्यायवाची जो हो जाएगा आप लोगों का अहंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये दिया है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाले को बोलते हैं क्या, तो मन को हरने वाले को बोलते हैं मनोहर, ठीक है, मनोहर उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ। तो दोहों की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। तो गागर में सागर बोलना, सागर भरने का जो मुहावरे का अर्थ होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा दोस्त आप लोगों का थोड़े में बहुत कहना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो दोस्त महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी आप लोगों का जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महत्वाकांक्षा। ये आप लोगों का शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त इंग्लिश के कुछ यहाँ पर फ्रेजेस दे रखे हैं, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग इसको रीड करेंगे, ठीक है। इसको रीड करने के बाद यहाँ पर इसी पर बेस्ड जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया है ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स क्या होता है। तो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्त यहाँ पर फ्रेजेस में देखेंगे तो ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी, तो नेहरू वाज ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी, ही enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evils और resist training, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब कि ए पर्सन हैविंग वेराइड इंटरेस्ट जो होता है ये दोस्त आप लोगों का मेनी साइडेड पर्सनालिटी मतलब होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे नेहरू जी मेनी साइडेड पर्सनालिटी वाले थे। ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स, मतलब कि एक नहीं कई सारी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट था, इसलिए यहाँ पर दोस्त इनको जो है मेनी साइडेड पर्सनालिटी के रूप में संज्ञा दी गई है। तो इसलिए आप लोगों का ए पर्सन हैविंग वेराइड इंटरेस्ट, तो ये आप लोगों का इसका ए मैन साइडेड जो है ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्त पीटी नेहरू इंजॉयड, पीटी नेहरू इंजॉयड, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, मतलब कि ये जो सारे दिए गए हैं डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों में इनका जो है इंजॉय था, इंटरेस्ट था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो लाइन दिया गया है यहाँ पर ये वाला मतलब कि इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स और रेजिस्टिंग ट्रेनिंग। ओके, तो इसलिए यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
ठीक है। डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, मतलब कि ये तीनों जो दिए गए हैं, रीडिंग एंड राइटिंग वो ये भी सही हो जाएगा, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल विल्स, रजिस्टरिंग ट्रेनिंग, ये तीनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्त इसीलिए यहाँ पर दिया है डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट जो है पीटी नेहरू इस पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर फ्रेजेस आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्त सिनोनिम्स पूछा है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस। तो यहाँ पर दोस्त फेमस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो ऑफुल दिया है, पुअर दिया है, पॉपुलर दिया है, स्टडी दिया है। तो यहाँ पर दोस्त जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा फेमस का सिनोनिम्स मीन्स फेमस का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो पॉपुलर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एंटोनिम्स से क्वेश्चन पूछा गया था, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट्स। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब उल्टा विलोम क्या होगा, ट्रांसपेरेंट का विलोम हिंदी में अगर हम लोग जाने तो ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, जो पारदर्शी होता है, आर पार जिससे दिखता हो तो उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, जिसमें आर पार ना दिखे उसी अपारदर्शी, उसको हम लोग बोल देंगे क्या, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यही ट्रांसपेरेंट का विलोम होगा, एंटोनिम्स होगा, तो उसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑब्वियस, लिम्पिड, उसके बाद से ओपेक और क्लियर दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्त जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ओपेक, ठीक है। यहाँ पर ओपेक हो जाएगा मीन्स अपारदर्शी होता है, तो ट्रांसपेरेंट का उल्टा आप लोगों का ओपेक हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्त रेशियो प्रपोर्शन का दिया है। तो यहाँ पर दोस्त अगर पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित है तो नृविज्ञानी किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश वाले में आता हूँ। इंग्लिश में यहाँ पर दिया है ऑर्निथोलॉजी बर्ड से रिलेट कर रहा है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट किससे रिलेट करेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा दोस्त आप लोगों का मानव से। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किससे मैनकाइंड से रिलेट करेगा मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो दही, मक्खन, तेल, पनीर ये दिया है। तो दही, मक्खन और पनीर ये तीनों तो मेल खाते हैं, बाकी तेल जो है, क्योंकि ये दही, मक्खन, पनीर ये तीनों दूध से बनते हैं तो ये आपस में मेल खा रहे हैं। बाकी तेल जो है ये तिलहन जो पौधे होते हैं उससे ये बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इन समूह से अलग है, तो इसलिए यही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्त ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट मतलब पी में क्यू, यहाँ पर पी से क्यू आया है तो +1, उसके बाद से क्यू आर यहाँ पर भी +1, उसके बाद से ओ पी, उसके बाद से CD, उसके बाद से UV, उसके बाद से E, तो यहाँ पर CDE, मतलब यहाँ पर C से E आया है +2, मतलब कि 5 जो है अल्टरनेट पे, मतलब कि OPQ मतलब कि 5 अल्टरनेट पे हैं, 5 अल्टरनेट पे हैं ये +1, ठीक है, +1। उसके बाद से एक जो है आप लोगों का C से आप लोगों का आया है E, मतलब कि ये C से आप लोगों का आया है +2। उसके बाद से फिर से आप लोगों का यहाँ पर T से U, T से STU और CDE, हाँ, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। उसके बाद से फिर यहाँ पर उल्टा हो जाएगा H, 1 मिनट इसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर P दिया है, PRODUCTIONS, उसके बाद से दे रखा है QQPCVUHPMT। तो P से Q हम लोग आएंगे तो +1, Q से R जाएंगे उल्टा तो +1, O से P आएंगे तो +1, उसके बाद से C से D जाएंगे तो +1, U से V आएंगे तो +1, उसके बाद से C से E आएंगे तो +2, उसके बाद से STU
मतलब यहाँ से नीचे आएंगे तो +1, उसके बाद से HI मतलब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का +1, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर O+1P हो जाएगा, फिर MN यहाँ पर +1, ST यहाँ पर +1। ठीक है, मतलब कि बीच में ये 2 केवल आया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्त पहले क्या था, यहाँ पर P से Q आया था, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का O से क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, +1 जब ऐड करेंगे तो P आएगा। फिर R से R किसके बाद आएगा, तो PQR मतलब यहाँ पर Q आ जाएगा। फिर I GHI, I के बाद क्या आ जाएगा, तो I के बाद J आएगा। ठीक है, PQJ आ गया। उसके बाद से N किसके बाद आता है, तो M के बाद आता है, तो M हो जाएगा। सॉरी, N कहाँ है, N नहीं है, यहाँ पर E है ना, तो E किसके बाद आएगा, तो यहाँ पर D होगा, D होगा। अब N किसके बाद आएगा, तो N के बाद क्या आएगा, तो KLMNO आएगा, तो D के बाद O हो गया। उसके बाद से 5 हो गया ना। अब T के बाद क्या आएगा, STUV मतलब कि V आ जाएगा। ठीक है, V होगा क्योंकि यहाँ पर +2 ऐड हो रहा है, तो PQZDOV देखिए कहीं पे है PQZDOV, तो पहला है PQZDOV, दूसरे में क्या है PQZDOU है। तो पहले वाले में ही आप लोगों का यहाँ पर शो हो रहा है, तो आगे हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर A ही आप लोग का मैच कर रहा है, तो यही आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो यहाँ पर रीता की माँ, तो रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं रीता की माँ के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। मतलब कि जो निखिल है वो रीता की माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र ये निखिल है। तो निखिल का रीता से क्या संबंध हो जाएगा, तो रीता बुआ लगेगी। ठीक है, बुआ लगेगी। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दे रखा है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का 25 तारीख दे रखा है, 25 तारीख को क्या है, गुरुवार मीन्स बृहस्पतिवार है, गुरुवार। तो गुरुवार कितनी बार आएगा, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 25 के पहले अगर हम लोग -7 इसमें -7 करते हैं तो जितना आएगा उस तारीख को भी गुरुवार होगा। तो -7 करेंगे तो 15 से 7 जाएगा, आप लोगों का 8 हो जाएगा, और 18 तारीख को भी गुरुवार रहा होगा। अब 18 - 7 करेंगे तो यहाँ पर दोस्त 8 से 7 जाएगा 1 और 1, तो 11 तारीख को भी गुरुवार रहा होगा। ठीक है, अब 11 - 7 करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 3 और 1 4, तो 4 तारीख को भी गुरुवार रहा होगा। ओके, तो 25 के बाद हम लोग अगर 25 में 7 ऐड करेंगे तो आप लोगों का अगस्त माह से ऊपर हो जाएगा, सितंबर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 4 गुरुवार था। अब सोमवार की संख्या पूछा है, तो दोस्त यहाँ पर गुरुवार के पहले कब सोमवार आता है, बृहस्पतिवार के पहले बुध आता है, उसके बुध के पहले मंगल आता है, उसके बाद से मंगल के पहले आप लोगों का सोम आता है। तो यहाँ पर 4 माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से अगर हम लोग यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आप लोगों का 7 था ना, तो 4 के पहले तो होगा नहीं, तो आप लोगों का सोमवार कब पड़ेगा, जैसे कि 4 तारीख को आप लोगों का गुरुवार था, 4 तारीख को आप लोगों का गुरुवार था, तो 1 तारीख को पहले तो 1 तारीख को सोमवार हो जाएगा। ठीक है, 4 से अगर हम लोग -3 करेंगे तो 1 तारीख को सोमवार हो जाएगा। फिर 1 में 7 हम लोग ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को आप लोग का सोमवार हो जाएगा। 8 में 7 हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का 15 तारीख को सोमवार हो जाएगा। उसके बाद से 15 तारीख को सोमवार हो जाएगा। फिर से हम लोग 15 में 7 ऐड करेंगे तो आप लोगों का 22 तारीख आएगा, 22 तारीख को भी सोमवार हो जाएगा। 22 में हम लोग 7 ऐड करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 28 को भी आप लोगों का सोमवार, मतलब कि 5 सोमवार यहाँ पर आप लोगों का आ रहा है। तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया है दोस्त,
करंट अफेयर से क्वेश्चन थे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 51 का आप लोगों का हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का राइट आंसर उस टाइम पे जो करंट अफेयर पूछा गया था उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्त पटना आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो दोस्त उस समय पे रिलायंस जियो जो है मजबूत ब्रांड था करंट अफेयर में। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था बोल्ड बम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन रॉड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी। तो ये शुरू किया गया था दोस्त, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था वो था दोस्त आप लोगों का, जो इसका राइट आंसर था दोस्त वो था आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्त जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का था वो था दोस्त ऑप्शन नंबर ए घाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए घाना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर से, वो था अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो था दोस्त शिरीषा बंदाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो वो थी दोस्त आप लोगों की यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सुमित मलिक यहाँ पर राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। तो 4 ऑप्शन थे, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा और हरियाणा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्त आप लोगों का हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये था किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया। तो स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्त वो था ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2019-20 के लिए UDIS जो है वो शुरू किया गया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पर विराट कोहली बिल्कुल राइट आंसर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपास भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था, जिसके लिए सुपास जिसके तहत जो है दोस्तों सुपास भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो मैं बता दूँ दोस्त नेपाल से दोस्त कुल मिला के जो है 5 राज्य साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं। तो आप लोगों का पहला है UP, उसके बाद से दूसरा है UK उत्तराखंड, उसके बाद से तीसरा है आप लोगों का बिहार, उसके बाद से चौथा है आप लोगों का सिक्किम। ठीक है, और 5वां जो है आप लोगों का वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 5 राज्य जो हैं ये आप लोगों के नेपाल देश से ये साझा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्त 5 आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का था निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो बीजिंग, सान जोस, दिल्ली, ढाका। तो कोस्टा रिका का बीजिंग तो चीन की राजधानी हो जाएगी, दिल्ली भारत का, ढाका बांग्लादेश का। तो यहाँ पर बच्चा क्या सान जोस। तो सान जोस का जो राजधानी है वो कोस्टा रिका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये था, यहाँ दिया था केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। तो तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी, सिंहला। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था मलयालम। ठीक है, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा जो है वो मलयालम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का था भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो उस टाइम पे दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर था वो था 552, लेकिन इस टाइम पे अगर पूछे तो इस टाइम पे आप लोगों का 550 ही आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 एंग्लो इंडियन थे उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों का 550 सीटों का यहाँ पर लोकसभा में यहाँ पर व्यवस्था है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस टाइम पे सही होगा, लेकिन उस टाइम पे आप लोगों का 552 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्त 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए
सही था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्त वो था आप लोगों का म्यांमार। ठीक है, यहाँ पर जो म्यांमार है ये हमारे सार्क देश का, सार्क कंट्री का जो है सदस्य नहीं है म्यांमार। अब मैं बता दूँ दोस्त सार्क कंट्री में कितने देश आते हैं। तो पहला तो आप लोगों का हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके बाद से सेकंड हो जाएगा आप लोगों का भूटान, भूटान। थर्ड हो जाएगा इंडिया मीन्स भारत। उसके बाद से फोर्थ हो जाएगा मालदीव, मालदीव। फिर 5 हो जाएगा आप लोगों का नेपाल। फिर से आप लोगों का हो जाएगा पाकिस्तान। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का होगा श्रीलंका। फिर हो जाएगा आप लोगों का अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कंट्री जो हैं उस सार्क का सदस्य देश हैं। तो यहाँ पर म्यांमार आप लोगों का सार्क कंट्री का जो है मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर दिया है निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो मैं बता दूं औरंगाबाद में ये चीज़ स्थित है। नेक्स्ट, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है आप लोगों का यहाँ पर केरल का जो है सांस्कृतिक उत्सव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1 मिनट दोस्त, मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद से आप लोगों को कंटिन्यू करता हूँ अगले क्वेश्चन से। 1 मिनट। तो यहाँ पर दोस्त मैंने क्या पढ़ा था, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो यहाँ पर केरल आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? सिंपल सा यहाँ पर दोस्त बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक ये ग्रह है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 69 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो सीवी रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। तो यहाँ पर दोस्त जो राइट आंसर हो जाएगा जो प्रथम एशियाई थे वो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर दोस्त सारे जो क्वेश्चन थे आप लोगों के जी की करंट अफेयर के वो सारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब 30 क्वेश्चन क्या थे? 30 क्वेश्चन आप लोगों के गद्यांश पर बेस्ड होंगे। यहाँ पर देखिए देख सकते हो आप लोग 71 से लेकर 75 तक यहाँ पर गद्यांश पर बेस्ड होगा क्वेश्चन। तो फिलहाल मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका अलग वीडियो जो गद्यांश वाले क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड और हिंदी से रिलेटेड जो भी हैं उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं इसमें आप लोगों को जो है आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, 72 यहाँ पर इस गद्यांश से यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है 71 विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर गद्यांश से जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आप लोग का जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति के विकास के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस गद्यांश के अनुसार सही हो जाएगा। इस गद्यांश में जो दिया है उसी के अनुसार पे जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं इस गद्यांश से ही रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन को टिक करिएगा। अपने मन से कोई भी चीज़ इसमें मत ऐड करिएगा। जो गद्यांश में जो चीज़ कहा है अगर उससे रिलेट अगर कर रहा है तो वही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त 72 पर आते हैं। तो यहाँ दिया है विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो इस गद्यांश के अनुसार जो है यहाँ पर विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक चीज़ जो हो जाएगी वो हो जाएगी अहिंसा और प्रेम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट था, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है किसके द्वारा? तो इस गद्यांश में दिया गया है किसके द्वारा कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है? तो मैं बता दूं दोस्त आप लोगों का यहाँ पर अहिंसा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राष्ट्र की स्वर्ण भूमि स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांति सुख और 1 मिनट, शांति सुख और रचनात्मक कार्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? मतलब इसका मतलब क्या है नितांत? ठीक है, तो नितांत यहाँ पर दोस्त आप लोगों का गद्यांश में दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। नितांत का जो
उपयुक्त पर्याय हो जाएगा, उसका अर्थ जो होगा भली भांति, बिल्कुल, विधिवत, निम्न। तो इसमें से आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। ठीक है, नितांत का मतलब होगा बिल्कुल। फिर दूसरा यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर दोस्त दिया है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ठीक है, मनुष्य क्या, तो यहाँ पर दोस्त जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, ऐसा यहाँ पर इस गद्यांश में बोला गया है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये था, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है, किससे, तो इस गद्यांश में दिया गया है कि मतलब किससे मुक्ति मिली है। तो मैं बता दूं दोस्त, आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ये राइट हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या होता है, तो परिवारवत कब लगेगा, तो इस गद्यांश के अनुसार यहाँ पर परिवारवत कब लगेगा हमारा विश्व, तो मैं बता दूं यहाँ पर तब परिवारवत लगेगा जब यातायात एवं संचार साधनों का जो है विकास हो जाए, तब आप लोगों का यहाँ पर परिवारवत लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, हस्तामलक शब्द का विपरीत क्या है, तो इस गद्यांश में आप लोगों का हस्तामलक कोई वर्ड दिया गया होगा, तो उसका यहाँ पर अर्थ पूछा गया है कि हस्तामलक मतलब क्या होता है। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्त वो था स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट था, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है, तो वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से जो आशय हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। फिर यहाँ पर दोस्त आप लोगों का मैथ सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैथ सेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन थे मैं इसका एक अगला पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें मैं इसको जो भी जितने भी पाई चार्ट वाले ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर आंसर बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है दोस्त, 1 घंटे से ऊपर हो गया है, देख सकते हो आप लोग 1 घंटे से ऊपर हो गया है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को स्टॉप करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं पहले आंसर बता दे रहा हूँ, उसके बाद से मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ और अगले पार्ट में मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैथ से, ग्राफ वाले या पाई चार्ट वाले या गद्यांश वाले, वो सारे क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ पर 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 81 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर 3 था। उसके बाद से 82 का जो राइट आंसर था दोस्त 82 वाले का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 6। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 83 वाला देख लेते हैं, तो 83 का आप लोगों का हो जाएगा, 83 का आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आंकड़े अपर्याप्त हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं आंसर यहाँ पर इसका बता दे रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग सलूशन चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, इसका मैं अगला पार्ट जो है लेकर आऊँगा, उसमें इसका सलूशन भी बता दूँगा अच्छे से। नेक्स्ट 84 का आप लोगों का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी 101.20। 85 का आप लोगों का राइट आंसर था दोस्त ऑप्शन नंबर सी 75। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट 86 का जो राइट आंसर था वो था आप लोगों का 86 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 2016-17। उसके बाद से 87 का आप लोगों का जो राइट आंसर था वो था दोस्त ऑप्शन नंबर बी 22.2। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 88 का जो राइट आंसर था वो था आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 62.5। उसके बाद से 89 का जो राइट आंसर था वो था दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 2018-19। 90 का आप लोगों का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी 3/4। उसके बाद से 91 नंबर का जो राइट आंसर था दोस्त वो था ऑप्शन नंबर ए 2016। 92 का था दोस्त आप लोगों का, इसका भी था ऑप्शन नंबर ए 19.05। 93 का आप लोगों का था ऑप्शन नंबर डी सी। उसके बाद से 94 का जो राइट आंसर था दोस्त वो था आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 2019। फिर 95 का जो राइट आंसर था दोस्त वो था ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद से 96 का जो राइट आंसर था वो था आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सितंबर। उसके बाद 97 का जो राइट आंसर था उसका भी ऑप्शन नंबर बी 0.75 हो जाएगा। 99 का जो राइट आंसर था दोस्त वो था ट्रेडेबल। उसके बाद से यहाँ पर 100 नंबर जो क्वेश्चन था उसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए
57.82। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त पूरे टोटल 100 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया। यूपी पेट 2021 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, जिसका पेपर कोड था दोस्त पेपर कोड ए, जो कि शिफ्ट 1 में आया हुआ था ये क्वेश्चन पेपर। वैसे मैं क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, जो कि दोस्त मेरे टेलीग्राम पे इसका PDF पड़ जाएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम से मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उस पर जाके जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अपने प्रिपरेशन के लिए जितने भी मटेरियल है वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हो। ठीक, एक चीज़ मैं बता दूं दोस्त, अगर UPSSC पेट 2022 की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए मैं एक बुक को सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कि दोस्त चक्षु प्रकाशन का बुक है। मैं उस बुक को दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। तो ये रहा दोस्त आप लोगों का चक्षु प्रकाशन का ये बुक है, जो कि दोस्त UPSSC पेट को खास ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके न्यू सिलेबस के पैटर्न के आधार पर ये इस बुक को तैयार किया गया है, जो कि दोस्त आप लोगों के यूपी पेट 2022 के न्यू सिलेबस पर आधारित ये बुक है। ये बुक दोस्त है, ये 100% गारंटेड बुक है, और इसमें 2200 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी व्याख्यात्मक हल सहित। ठीक है, और 2 सॉल्व पेपर इसमें मिल जाएंगे 24/8/2021 के प्रथम एवं द्वितीय पाली के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो सारे न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस के पैटर्न पे बेस्ड है, और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन पाते हैं जो कि 2022 में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हो। यहाँ पर नीचे जैसे ही आओगे इसका सिलेबस दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर माइनस मार्किंग 1/4 दे रखी है, मतलब इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। फिर जैसे ही नीचे आप लोग आओगे तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों को सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये UPSSC पेट 2021 का ये सॉल्व पेपर है, 24/8/2021 प्रथम पाली में ये पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्त अगर आप लोग इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हो और अपने यूपी पेट 2022 की तैयारी को बेस्ट बना सकते हो। ओके, तो दोस्त इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके और उनको भी पता चल सके कि किस पैटर्न पे 2021 में क्वेश्चन पेपर बना हुआ था UPSSC पेट का। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।